हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पर बेस्ड, यानी आंकलन और मूल्यांकन पर बेस्ड एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक एग्जाम में इवैल्यूएशन का टॉपिक पूछा जाता है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीसीई पर बेस्ड, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर रिलेटेड एमसीक्यूज है। 360 डिग्री असेसमेंट क्या होता है, उसके अलावा असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के रिलेटेड एमसीक्यूज, नॉर्म बेस्ड और क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट की हम बात करेंगे, प्लेसमेंट असेसमेंट की बात करेंगे। यानी असेसमेंट और इवैल्यूएशन के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है असेसमेंट करना। असेसमेंट हम क्यों करते हैं? केवल विद्यार्थियों को अंक देने के लिए, या विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति को समझने के लिए, विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए, केवल परीक्षा पास करने? जब भी आप सीडीपी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जहां पर भी केवल ओनली दिया हुआ है उसको तो आप पहले ही हटा दो, क्योंकि साइकोलॉजी में कोई भी चीज लिमिट में नहीं होती है। इसको हटा दिया। विद्यार्थियों को आप असेसमेंट से आप अनुशासित नहीं कर सकते। अगर बच्चों को डिसिप्लिन करना है तो आप उनको काम में इंगेज करके करवा सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होता कि क्लास में पूरी तरह से शांति है तो ही डिसिप्लिन है। बच्चे अपने तरीके से अपनी काम में बिजी हैं तो वो डिसिप्लिन होता है। तो असेसमेंट से बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते। केवल विद्यार्थियों को अंक देना, ये फिर से ओनली केवल मार्क्स देना असेसमेंट नहीं होता है कि आपने बच्चे का टेस्ट लिया उसमें आपने मार्क्स दे दिए, वही असेसमेंट नहीं होता है। असेसमेंट से आप देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा सीखने के दौरान कौन कौन सी गलतियां कर रहा है, तो ताकि आपको ये समझ में आए कि बच्चे का जो सीखने का जो प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है, वो किस तरह की हो रही है, बच्चे के सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, ताकि आप उन कठिनाइयों को दूर कर सके। असेसमेंट का मतलब होता है बच्चों का जो आपकी प्रगति है, जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस में जो उसकी अचीवमेंट है उसका पता लगाना, उसकी डिफिकल्टी है उसका पता लगाना, ताकि आप फर्दर उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में विद्यार्थियों को एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ उसकी को स्कोलास्टिक एक्टिविटियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। यह किस प्रकार का मूल्यांकन होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब बच्चा मार्क्स कितने लेके आ रहा है, मैथ्स में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, साइंस में वो कितना कैसा अच्छा कर रहा है, हिंदी में वो कैसा कर रहा है, यानी जो सब्जेक्ट से पढ़ा रहे हैं आप बच्चे को उसमें बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, वो तो एकेडमिक्स में आएगा। और को स्कोलास्टिक एक्टिविटी जो आपकी एकेडमिक के साथ-साथ अदर एक्टिविटी होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो गई, जैसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो गया, जैसे स्पीच कॉम्पिटिशन हो गया, राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया, इसमें बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उन दोनों का इवैल्यूएशन किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का इवैल्यूएशन है? क्या ये समेटिव है, या फिर ये कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, या फिर ये अचीवमेंट टेस्ट है? जब आप बच्चे का स्कोलिस्टिक और को स्कोलिस्टिक, यहाँ पर आप एकेडमिक्स की जगह इसको स्कोलिस्टिक भी कह सकते हैं, वो भी एकेडमिक्स ही होता है, यानी जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और जो आपके अदर करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो आप पढ़ाई के साथ साथ और चीजें स्कूल में करते हैं, दोनों का असेसमेंट साथ में किया जाता है, तो वो कौन सा होगा? उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं, व्यापक इवेल्युएशन कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही होता है, कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों इंक्लूडेड होंगे, कौन कौन से? स्कोलेस्टिक भी और कोस्कोलेस्टिक भी। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जब आप लगातार असेसमेंट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परीक्षा का एक साल के एंड में एक परीक्षा लेंगे और बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे, वो नहीं होता। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आप लगभग बच्चे का हर दिन असेसमेंट कर रहे हैं। आज आपने एसे राइटिंग करवाया तब आपने असेसमेंट किया, फिर आपने ओरल क्विज करवाई तो आपने असेसमेंट किया, हर एक चैप्टर के बाद आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, तो वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यानी लगातार होता रहता है। तो ये सी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होगा। बाकी इवेल्युएशन हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसीई में
प्रारूपिक मूल्यांकन में कौन सा उपकरण सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? यानी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंडर सीसी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं उसके दौरान आप कौन सा प्रकार का यूज करेंगे, कौन सा उपकरण का आप यूज करेंगे? यूनिट टेस्ट होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, असाइनमेंट होंगे या फिर ऑल ऑफ दीज होंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान ही आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसमें सारे आएंगे, यूनिट टेस्ट भी आएगा, प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, असाइनमेंट्स भी आएंगे। ये सभी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आते हैं, जो पूरे साल बच्चे के असेसमेंट चलते रहते हैं। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसीई किसके मूल्यांकन पर जोर देता है? अभी हमने बात की थी सीसीई की, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये क्या सिर्फ स्कोलास्टिक एरिया यानी शैक्षणिक क्षेत्र की बात करता है? नहीं, ये स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक दोनों एरिया की बात करता है। यानी आपकी एकेडमिक्स की भी बात करता है और आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, स्पोर्ट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, जो आपका साइंस एग्जीबिशन हो गया, मैथ एग्जीबिशन हो गया, जो भी पढ़ाई से अलग आप चीजें स्कूल में करते हैं, वो सारी चीजें कोर्स कोलिस्टिक में आती हैं। और सीसीई है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, दोनों तरीके के इवेल्युएशन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम की जो परीक्षा का तनाव, बच्चों में एग्जाम को लेके जो डर होता है, डर की वजह से जो स्ट्रेस बच्चों में आता है उसको कम करना है। टू प्रमोट रोट लर्निंग, रोट लर्निंग का तो आपका कोई फोकस है ही नहीं, आपको बच्चे को रटवाना है ही नहीं। रोट लर्निंग है, ये एक नेगेटिव वर्ड है साइकोलॉजी में। टू फोकस ओनली ऑन एकेडमिक्स, ओनली फिर से आ गया, ओनली एकेडमिक्स पर फोकस नहीं करना। अभी हमने देखा एकेडमिक्स पर भी फोकस करना है, यानी स्कोलिस्टिक एरिया पर भी फोकस करना है और को स्कोलिस्टिक एरिया पर भी आपको फोकस करना है। टू डिले इवेल्युएशन, इवेल्युएशन को डिले भी नहीं करना है। टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, जो बच्चे में एग्जाम का डर होगा उसको कम किया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा? जब आप हर दिन बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, हर दिन बच्चे का आप टेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चे का एग्जाम को लेके जो डर है वो कम हो जाता है। एक तो बच्चे को आप साल भर पढ़ाते रहे और एक दिन आप एग्जाम लेंगे बच्चे का, तो बच्चे को उसका स्ट्रेस रहता है, उसका डर रहता है, उस दिन बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए किसी भी कारण, तो उसको डर रहता है कि उस दिन मेरा काम अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब बच्चे का हर साल साल में हर दिन असेसमेंट हो रहा है, हर यूनिट के बाद असेसमेंट हो रहा है, उसे असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, उस पर असेसमेंट हो रहा है, तो बच्चे का जो एग्जाम का फियर है वो खत्म हो जाता है, उससे एग्जाम के फियर से जो स्ट्रेस आता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा आंकलन किया जाता है? यानी जब सीखना चल रहा होता है, जब टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, जब इंटरेक्टिव फेज चल रहा होता है, जहां पर टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसके दौरान जो असेसमेंट होता है वो कौन सा टाइप का असेसमेंट होता है? वो फॉर्मेटिव टाइप का असेसमेंट होता है। ये अभी हमने डिस्कस किया। फॉर्मेटिव असेसमेंट किस तरह से करते हैं? आप असाइनमेंट से करते हैं, प्रोजेक्ट से करते हैं, क्विज से करते हैं, ओरल टेस्ट से करते हैं, रिटन टेस्ट से करते हैं। हर एक यूनिट के टेस्ट के बाद हर एक टॉपिक का टेस्ट जो आप कर रहे हैं, बच्चों में कोई कंपटीशन आप करवा रहे हैं, वो सभी टाइप के जो असेसमेंट कर रहे हैं वो कौन सा है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही करते हैं, जिससे हम बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है उसका पता लगाते हैं कि बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं, बच्चे के सीखने का तरीका क्या है, बच्चे की सीखने के दौरान उनकी जो फीडबैक हमें मिलती है, जो पृष्ठ पोषण हमें मिलता है, उससे हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा और बच्चे में क्या-क्या कमियां रह गई जिनको हम सुधार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैलिडिटी? ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, स्टार्टिंग में तो रिपीटेडली पूछा जाता है। वैधता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? देखिए, गणित परीक्षा में भाषा कौशल को मापना वैध होता है, या विज्ञान परीक्षा में विज्ञान का ज्ञान को ही मापना वैध है, इतिहास परीक्षा में गणितीय क्षमता का मापना, या खेल परीक्षा में लेखन कौशल का मापना? कोई भी टेस्ट वैलिड जब होगा जब आपने एक एम डिसाइड किया है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है कोई भी टेस्ट लेने का। अगर वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है तो वो टेस्ट वैलिड है, और अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है। मान लीजिए आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं फ्रिक्शन के चैप्टर का, आप भिन्न के चैप्टर का बच्चे को टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन डाल दिया उसमें परसेंटेज का,
तो वो जो टेस्ट है आपका वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप जाँच करना चाहते थे आपने आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है तो उस टेस्ट को वैलिड नहीं माना जाता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका आंसर क्या है कि विज्ञान की परीक्षा में हम विज्ञान के ज्ञान को ही मापेंगे। यहाँ पर जब एक साइंस टीचर होता है, जब वो क्वेश्चन चेक कर रहा होता है तो अगर स्पेलिंग्स में मिस्टेक है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे की लैंग्वेज कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंस को नहीं मेजर कर रहे हैं कि बच्चे को लैंग्वेज का ज्ञान क्या है, हम यहाँ पर बच्चे की विज्ञान के ज्ञान को मापना चाहते हैं। इसलिए हम जो लैंग्वेज की, स्पेलिंग की, ग्रामर की कोई मिस्टेक्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। कोई भी टेस्ट वैलिड जब होगा जब आपने जो ऑब्जेक्टिव के लिए टेस्ट लिया है वो उसको फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 360 डिग्री मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? 360 डिग्री मूल्यांकन है क्या एक्चुअल में? गिविंग ओनली मार्क्स, ओनली आ गया, गलत है। केवल आपको मार्क्स नहीं देना है। असेसमेंट का मतलब केवल मार्क्स देना बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। इसको आप हटा दीजिए। आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी बच्चे की ताकत और कमजोरियों का पहचानना होगा। चेकिंग ओनली डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को चेक करना भी असेसमेंट नहीं है। चेकिंग ओनली सिलेबस कंपटीशन, सिलेबस को कंप्लीट करवाना भी असेसमेंट का मोटो नहीं है। क्या है? आइडेंटिफाई द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी हर एक क्षेत्र में आप 360 डिग्री इवेल्युएशन का मतलब है कि बच्चे का आप हर एक क्षेत्र का इवेल्युएशन कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र का मतलब स्कोलिस्टिक भी, को स्कोलिस्टिक भी, हर तरीके से बच्चा जिस तरह से रेडी है, बच्चे का जिस तरह का लर्निंग का स्टाइल है, जिस तरह का लर्निंग का पेस है, जिस तरह का बच्चे का आईक्यू लेवल है, जिस तरह के बच्चा सीख सकता है, आप बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग असेस करेंगे। असेसमेंट कभी भी रिजिड नहीं होगा, कठोर नहीं होगा। सभी बच्चों के लिए एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करना है। जब हम क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो उसमें हम जो क्वेश्चन डालते हैं वो अलग-अलग लेवल के होते हैं। उसमें ईज़ी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, ताकि हर एक बच्चा उसको सोल्व कर पाए। अगर आपकी क्लास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, आपको उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ही बच्चों का असेसमेंट करना है। सभी बच्चों को एक लाठी से नहीं हाँकना है। जो बच्चा जिस तरह से भी सीखता है उसको उसी तरह से आप असेस कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओरल में बहुत अच्छे होते हैं, जो अपनी बात लिखकर नहीं बता सकते लेकिन बोलकर बहुत अच्छे से बता सकते हैं, तो आप उनका ओरल टेस्ट ही लीजिए, रिटन टेस्ट नहीं लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनसे उनको आप कोई प्रोजेक्ट दीजिए, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप उसको असेस कीजिए। सब बच्चों को एक लाठी से नहीं हाँकना है। 360 डिग्री इवैल्यूएशन का मतलब है बच्चे के हर एक एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन होना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं। उसके अलावा जो को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ हैं उन सब का, उसके अलावा बच्चे की इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बच्चे की कॉग्निटिव का भी ध्यान रखना है, बच्चे की फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है। यानी 6 के 6 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का भी आपने ध्यान रखना है, बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी का आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीई सतत और व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार के आंकलन का उदाहरण है? क्या ये फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों है? या सिर्फ समेटिव है, ओनली डायग्नोस्टिक है, ओनली प्लेसमेंट है? ये जो सीसीई है ये फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का है। सीसीई क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सतत का मतलब आपने लगातार करना है। आपको जब आप क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं, शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपको बच्चे का इवैल्यूएशन करना है, कॉन्टिन्यूअस करना है। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा? फॉर्मेटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? आपने व्यापक करना है। व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जहाँ पर आप स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों प्रकार का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा? व्यापक आ जाएगा। समेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप साल के आखिर में बच्चे का टेस्ट ले रहे होते हैं, जो फाइनल एग्जामिनेशन होती है, वो समेटिव असेसमेंट होता है। तो ये तो आपका साल भर चलता रहता है, शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक चलता रहता है, तो इसमें दोनों आते हैं, फॉर्मेटिव भी आता है और समेटिव भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण शुरू होने से पहले विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानने के लिए कौन सा आंकलन किया जाता है? जब टीचर पहले दिन स्कूल क्लास में आता है तो वो बच्चों से कुछ सवाल करता है। कुछ सवाल इसलिए किए जाते हैं ताकि टीचर बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में पता लगा सके।
जैसे टीचर बच्चे को परसेंटेज के बारे में पढ़ाना चाहता है तो वो परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेगा, बच्चे उसको सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, यानी बच्चे का प्रेजेंट लेवल क्या है, बच्चा कहाँ तक सीख पाया है और कहाँ से शुरू करवाना है। जैसे आप बच्चे को नंबर सिस्टम पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बच्चे को नंबर्स का ज्ञान चेक करेंगे कि वोहल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इनके बारे में आप पता करेंगे। अगर बच्चा ये जानते हैं तो फिर थोड़ा सा उठ जाएंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका पता लगाएंगे, फ्रिक्शन को किस तरह से सोल्व कर। यानी जब आप कक्षा की शुरुआत में बच्चे के क्वेश्चन करते हैं तो हम बच्चे के पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज को जानना चाहते हैं ताकि हम उसका बेस बनाकर बच्चे को आगे पढ़ा सके। जब आप बच्चे को पहले दिन पहले क्लास में जब आप बच्चे से सवाल कर रहे होते हैं तो वो जो असेसमेंट होता है वो कौन सा असेसमेंट होता है, वो होता है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव तो हमने देख लिया, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। समेटिव असेसमेंट है, ये कब होता है, ये एंड में होता है, फाइनल एग्जामिनेशन होता है। और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट है, ये लगातार चलता रहता है। जब आप बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लगाते हैं तो वो कौन सा असेसमेंट होता है, वो आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, निदानात्मक आंकलन होता है। जैसे आपको कोई बीमारी होती है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी कुछ जांच करता है, कुछ टेस्ट करता है ताकि वो ये पता लगाए कि आप में बीमारी क्या है। ऐसे ही टीचर पढ़ाने से पहले ये देखता है कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता, ताकि उसको बेस बनाकर वो पढ़ा सके। इसी को हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के प्रवेश स्तर पर तय करने के लिए कौन सा आंकलन किया जाता है, यानी एंट्री लेवल ऑफ लर्नर्स के लिए जब आप कोई असेसमेंट करते हैं तो वो कौन से टाइप का असेसमेंट होता है। जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जब बच्चा किसी क्लास में एंट्रेंस के लिए जाता है तो उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, आप एंट्री लेवल पर जब बच्चे का टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो आपका प्लेसमेंट असेसमेंट होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब आप बच्चे की एंट्री लेवल पर, शुरुआत लेवल पर, प्रवेश स्तर पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, इनमें जब आप बच्चे का ज्ञान का पता लगाते हैं तो वो कौन सा होता है, प्लेसमेंट असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो टेस्ट हो रहा होता है, असेसमेंट हो रहा होता है, वो फॉर्मेटिव होता है। कक्षा के एंड में, क्लास के एंड में फाइनल एग्जामिनेशन समेटिव असेसमेंट होता है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जब आप वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे की कमियों के बारे में और बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाते हैं, तो वो कौन सा होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पज क्या होता है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन का पर्पज क्या होता है, हम क्यों करते हैं। आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव वीकनेस, यानी बच्चों की कठिनाइयों का पहचान करना और उनको सुधार करना। केवल अंतिम परिणाम घोषित करना, ये तो सबमेटिव असेसमेंट है। विद्यार्थियों को पास और फेल करना, ये भी सबमेटिव असेसमेंट है। केवल रिपोर्ट कार्ड बनाना, ये भी एक तरह से सबमेटिव ही है। यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करते हैं, जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करते हैं, उससे बच्चों के सामने जो भी कठिनाइयां आई उनका पता लगाना और उन कठिनाइयों को दूर करना फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, यानी योगात्मक मूल्यांकन की सबसे बड़ी सीमा क्या है। यह केवल अंतिम परिणाम बताता है, बात ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट देता है। यह निरंतर प्रगति को नहीं दिखाता, ये बात भी ठीक है। इट डज नॉट शो द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को भी नहीं दिखाता। यह विद्यार्थियों को सुधार का अवसर नहीं देता, ये बात भी ठीक है, बच्चों में सुधार के अवसर नहीं है। यह केवल शिक्षक की राय पर आधारित होता है, इट ओनली बेस्ड ऑन टीचर्स। लेकिन बात तो चारों ठीक है, लेकिन इन चारों में कौन सी सबसे ज्यादा बड़ी लिमिटेशन है। सबसे ज्यादा बड़ी लिमिटेशन है कि यह बच्चों को इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं देता, कि जो फाइनल रिजल्ट दे दिया वही फाइनल रिजल्ट हो गया, आप पास हैं या फिर आप फेल हैं, वो फाइनल रिजल्ट हो गया। उसमें बच्चे में सुधार के जो चांसेस हैं वो नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में सुधार के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम बच्चे का हर दिन असेसमेंट कर रहे हैं, हर दिन टेस्ट हो रहा है, तो बच्चे में जहां भी कमियां हैं, जहां भी कठिनाइयां, उसको आप दूर करवा सकते हैं। लेकिन सबमेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फाइनल एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पर आप बच्चे की कमियों को नहीं सुधार सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीसीई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सीसीई का जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट है, यानी कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था,
क्या ये एनसीईआरटी ने दिया था, सीबीएसई ने दिया था, एनसीटी ने दिया था, यूजीसी ने दिया था? ये सीबीएसई द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? सीबीएसई ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। सीसीई की शुरुआत किसने की है? सीबीएसई ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलायबिलिटी इज मोस्ट अफेक्टेड इन विच सिचुएशन, यानी विश्वसनीयता है किस स्थिति में सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित होती है? जब प्रश्न स्पष्ट हो, जब क्वेश्चन क्लियर होंगे, क्या जब वो रिलायबिलिटी को ज्यादा इफेक्ट करेगा? इफेक्ट का मतलब ये एक तरह से नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो रिलायबिलिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो क्या क्वेश्चन स्पष्ट होंगे तो वो रिलायबिलिटी को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। जब पर्सन बार बार अलग परिणाम दे, यानी आपने एक क्वेश्चन किया और उसी क्वेश्चन के बार बार आप अलग अलग आंसर निकालते हैं, तब रिलायबिलिटी अफेक्ट होती है। जब परीक्षा वैध होती है तो वैलिडिटी हो गया, तो ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। जब पर्सन बार बार एक ही परिणाम दे, ईच क्वेश्चन गिव सेम रिजल्ट, यानी एक क्वेश्चन आपने पूछा, उस क्वेश्चन का हमेशा सेम रिजल्ट आया। इसका मतलब जैसे आपने पूछा देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका चाहे आप 10 बार क्वेश्चन पूछे तो 10 बार एक ही जवाब आएगा, नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन जब आप एक क्वेश्चन करें और उसका बार बार आंसर गलत आए, बार बार क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आए, तो वो रिलायबिलिटी को प्रभावित करता है। जब एक ही पर्सन के बार बार अलग परिणाम दे, आप क्वेश्चन पूछे उसका अलग रिजल्ट है, क्वेश्चन पूछे फिर अलग रिजल्ट है, वो यानी वहां पर वैलिडिटी की कमी है। और अगर सबसे ज्यादा वैलिड कब मानेंगे? जब आप क्वेश्चन बार बार करें और सेम ही आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज सम्मेटिव इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड। सम्मेटिव इवैल्यूएशन है, ये कब किया जाता है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, सीखने की प्रक्रिया के अंत में हम सम्मेटिव असेसमेंट करते हैं। केवल डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद एक तरह की टीचिंग होती है। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। केवल शिक्षक की इच्छा पर है, या शिक्षक की इच्छा पर भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मेन पर्पज क्या होता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमने पीछे देखा, बच्चे की स्ट्रेंथ का पता लगाना, बच्चे की वीकनेस का पता लगाना, यानी कमी का और ताकत का पता लगाना। विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पहचान करना, यानी बच्चे के सामने कौन सी डिफिकल्टी आती है, आ रही है, उनका पहचान करना। केवल मार्क्स देना नहीं है, अंतिम परिणाम घोषित करना, ये सम्मेटिव असेसमेंट है। विद्यार्थियों को अनुशासित करना भी नहीं है। आप बच्चे की डिफिकल्टी के बारे में पता लगा रहे हैं, बच्चे की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा रहे हैं, बच्चे के वीकनेस के बारे में पता लगा रहे हैं, तो वो कौन सा असेसमेंट होता है? डायग्नोस्टिक नैदानिक आंकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सीसीई की विशेषता नहीं है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की विशेषता कौन सी नहीं है? कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट है, बिल्कुल है। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, बिल्कुल है, इसके नाम में ही है। सबमेटिव असेसमेंट ओनली नहीं है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल फीडबैक भी है। यानी बच्चों की कठिनाइयों के बारे में जब आप पता लगा रहे हैं, बच्चे से फीडबैक मिल रहा है कि उनको यहाँ यहाँ दिक्कत है, तो आप उस क्षेत्र की कमी को दूर कर रहे हैं, तो वहां पर आप डायग्नोस्टिक कर रहे हैं। यानी पहले तो आप पता लगा रहे हैं, फिर उसके बाद उस कमी को दूर करने के लिए जो टीचिंग की जाती है वो रेमेडियल टीचिंग होती है। यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद कौन सी टाइप की टीचिंग होती है? रेमेडियल टीचिंग होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, रेमेडियल टीचिंग होती है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी आपको जांच करनी है कि कमी कहाँ है, और उस कमी को दूर करने के लिए आप एक अलग से लेसन प्लान बनाते हैं, अलग से कोई टीचिंग मेथड का यूज करते हैं, अलग से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं। दोबारा से जब आप रीटीचिंग करते हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, तो वो आपकी रेमेडियल टीचिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 360 डिग्री मूल्यांकन किस पॉलिसी से जुड़ा हुआ है? यानी 360 डिग्री असेसमेंट है, ये कौन सी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है? क्या एनईपी 2020 से, आरटी एक्ट से है, एनसीएफ 2005 से है, या एसएस से प्रोग्राम से है? ये एनईपी 2020 से है। यहाँ से डायरेक्टली आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दो फैक्चुअल क्वेश्चन आज मैंने कराए कि सीसीई का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? सीसीई का कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने दिया है, और 360 डिग्री इवेल्युएशन का कॉन्सेप्ट है ये एनईपी 2020 ने दिया है। ये कुछ 20 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए असेसमेंट एंड इवेल्युएशन पे बेस्ड। होपफुली आपके कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ एमसीक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन से क्लियर हो जाए।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।